Students, I Bhagyashree Goswami from HiJ Group of Institution, Lucknow. Today we will discuss about the antihypertensive agent. हम अब जो पढ़ेंगे वो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट पढ़ेंगे जो मोस्टली जो आजकल जनरली जो डिजीज जो हो रही है हम जो देखते हैं उसमें हाइपरटेंशन जिसको हम हाई बीपी बोलते हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में बहुत ज़्यादा पेशेंट बढ़ रहे हैं और आज हम एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। कंटेंट्स हैं आज की कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, क्लासिफिकेशन, एसी इनहिबिटर्स, ड्रग स्ट्रक्चर, एसीआर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन की कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा नॉर्मल बीपी है या फिर प्री हाइपरटेंशन जो स्टेज फर्स्ट होती है, इस स्टेज सेकंड या स्टेज थर्ड और स्टेज फोर्थ। तो हम बात करते हैं नॉर्मल बीपी जो होता है अगर सिस्टोलिक है तो वो 120 होना चाहिए और जो डायस्टोलिक है वो 80 होना चाहिए और हम इसको काउंट करते हैं हम एमएम ऑफ एसजी में। एमएम ऑफ एसजी में हम क्योंकि मरकरी ही होती है। प्री हाइपरटेंशन जो होता है उसकी रेंज 121 से 139 होती है सिस्टोलिक की, और डायस्टोलिक की 81 से 89 होती है। स्टेज वन जिसको हम माइल्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं वो 140 से 159 होनी चाहिए और जो डायस्टोलिक है वो 90 से 99। स्टेज टू जिसको हम मॉडरेट हाइपरटेंशन बोलते हैं वो 160 से 179 होनी चाहिए और डायस्टोलिक में 100 से 109 होनी चाहिए। स्टेज थर्ड जो सीवियर कंडीशंस होती हैं उसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 180 से हम 209 और डायस्टोलिक जो होगा वो 110 से 119। स्टेज फोर्थ जो बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशंस में होती हैं तो मोर देन 210 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक जो होगा वो भी मोर देन 120 होना चाहिए। मतलब ये इनकी रेंज है। अगर इस रेंज में होता है तो हम उसको मतलब हम कह सकते हैं जैसे नॉर्मल बीपी है तो 120 80 हो गया और प्री हाइपरटेंशन ये सब स्टेजेस होती हैं हाइपरटेंशन की। कैसे हाइपरटेंशन हम स्टेजेस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। Hypertension, a condition in which the force of the blood against the artery walls is too high। कि जो हाइपरटेंशन होती है वो एक कंडीशन है कि जिसमें क्या होता है मतलब ब्लड का जो फ्लो होता है वो क्या होता है बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली आर्टरीज में मतलब जाता है। अगर आर्टरीज में कैसे मतलब कि क्यों ऐसे क्या है कि जैसे फोर्स ऑफ प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है कि अगर जो मतलब जैसे फैट का डिपोजिशन हो जाता है या फिर मतलब उसके कॉन्स्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है ब्लड अपना फ्लो नॉर्मल कंडीशन में ना करके उसको बहुत ही फोर्सफुली करना पड़ता है तो वहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होता है। तो वो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो अब हमने देखा कि इसमें दो टाइप के हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल के उसमें करते हैं और जो डायस्टोलिक जो बीपी होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो रिकॉर्ड किया जाता है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डिसऑर्डर। ठीक है, डायस्टोल। ठीक है, तो ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन कि कितने टाइप के हाइपरटेंशन हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं ऑन ईटियोलॉजी बेसिस हाइपरटेंशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कि मतलब ईटियोलॉजी की बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो हाइपरटेंशन को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी हाइपरटेंशन। ए डेफिनेट कॉज इज नॉट नोन इन प्राइमरी हाइपरटेंशन। कि मतलब कि प्राइमरी हाइपरटेंशन में कोई एग्जैक्ट उन्होंने किया मतलब कोई कॉज या कोई कारण नहीं पता है कि इसके कारण क्या हो जाता है हाइपरटेंशन हो जाता है। फॉलोइंग फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट टू एलिवेशन ऑफ बीपी। कि मतलब मतलब जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से क्या होता है बीपी हो जाता है। डाइटरी इंटेक ऑफ मोर सोडियम एंड लेस पोटेशियम। अगर कोई पेशेंट है अगर वो क्या करता है कि सोडियम का इंटेक ज़्यादा करने लग जाता है मतलब जो नमक होता है या जिसको हम सोडियम बोलते हैं उसका इंटेक ज़्यादा करता है और पोटेशियम का इंटेक क्या है वो कम कर देता है तो भी क्या होते हैं चांसेस होते हैं बीपी के।
डिक्रीज इन वेस्कुलर सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड रेस्पॉन्सिबल वेजिडाइलेशन, कि जो अगर जो नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं उनका वेस्कुलर जो सिंथेसिस होता है वो कम हो जाता है, और उसके कारण हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है वेजोडाइलेशन की वजह से। अब हमने देखा कि अगर जो वेजो है वो डायलेट है तब तो इजीली क्या होगा, ब्लड का फ्लो होगा। अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है तो कॉन्स्ट्रिक्ट होने के कारण वहां पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। इन सब केसेस इट मे बी हेरिडिटरी, कि मतलब हेरिडिटरी मतलब कि पहले दादाजी को हुई, दादा से उनके बेटे को, बेटे से पोते को, इस तरीके से भी क्या होता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। मतलब मैंडेटरी नहीं है कि ये इन सब कारणों से हो, कि मतलब हेरिडिटरी भी हो सकती है कि आगे से चलता आ रहा है इसलिए आगे भी जो है जनरेशन है उनको भी होने के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, इन सम केसेस हाइपरटेंशन मे बी सेकेंडरी टू अदर डिजीज लाइक, मतलब सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या होगा कि कुछ ऐसे डिजीज जिनके कारण मतलब क्या हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, जैसे एंडोक्राइन डिसऑर्डर, जैसे फियोक्रोमासाइटोमा, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, इन सब के कारण भी क्या हो जाता है, हाई बीपी हो जाता है, जिसको हम ये क्लास हमने सेकेंडरी हाइपरटेंशन में दी है। फिर है क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, मस्कुलर डिसऑर्डर्स लाइक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अरोटा, रीनल आर्टरी सेंटोसिस, ठीक है। ये सब के कारण भी क्या होता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ये होता है कि हम उनकी कैसे कैसे मतलब बीपी को, हाई बीपी को हम रोक सकते हैं। सबसे फर्स्ट है एसी इनिबिटर्स। एसी इनिबिटर्स में आएगा कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिस्नोप्रिल, पेरिनोप्रिल, पेरिडोप्रिल, रामिप्रिल, ठीक है। जो प्रिल ड्रग्स हैं वो क्या है, एसी इनिबिटर्स हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट की। एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट में आएगा लोसार्टन, इर्बेसार्टन, कैंडेसार्टन। उसके बाद है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जिसमें वेरापामिल, डिलिटिज़ैम, निफेडेपिन, फेलोडाइपिन, अमालोडाइपिन और लेकिडाइपिन। उसके बाद हम बात करते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में है थायासाइड, जिसमें आएगा हाइड्रोक्लोरथायासाइड, क्लोरथायरडॉन, इंडेपामाइड। फिर उसके बाद है हाई सीलिंग डायूरेटिक, जिसमें फ्यूरासामाइड है, के प्लस स्पेरिंग डायूरेटिक, जिसमें स्पायरोलैक्टोन और एमिलोराइड है। फिर है बीटा एडर्जिक ब्लॉकर्स, जिसमें प्रोपेनोलॉल, मीटोप्रोपोलॉल, एटेनोलॉल। फिर उसके बाद है अल्फा बीटा एडर्जिक ब्लॉकर्स, जिसमें लेबेटोलॉल, कार्बिडोलॉल। ये जो क्लास है जिसमें से हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स, हमने डायूरेटिक्स के चैप्टर में हमने पहले ही पढ़ लिया है। उसके बाद है अल्फा एनर्जी ब्लॉकर, जिसमें पैराजोसिन, टेराजोसिन, फेंटोलामाइन। फिर उसके बाद है सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक, जिसमें कोलिडीन, मिथाइल डोपा। फिर उसके बाद है वेजोडाइलेटर, जिसमें हाइड्रोजीन, मिनॉक्सिडिल, सोडियम। ये सारी जो ड्रग्स हैं ये है क्या है, ये इनकी मतलब हाइपरटेंशन जिससे कम हो सकता है वो सारी इनकी क्लासेस हैं, मतलब ये ड्रग्स हैं। उसके बाद है हम आज बात करेंगे एसी इनिबिटर्स की। एसी इनिबिटर्स में भी अलग अलग क्लासेस हैं। अब उनको केमिकली उनको डिवाइड किया गया है, स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। द सल्फीहाइड्रल कंटेनिंग, जिसमें कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल जो ड्रग है उसको प्रोटोटाइप ड्रग कहा गया है। द कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग, जिसमें एनालाप्रिल, लिस्नोप्रिल, रामिप्रिल, प्रीडनोप्रिल। फिर उसके बाद है द फॉस्फोफिनाइल कंटेनिंग, जिसमें फॉसिनोप्रिल है। इसमें देख सकते हैं कि ज्यादातर जो ड्रग है जिसमें प्रिल लगा है वो क्या है, एसी इनिबिटर्स हैं। ये ड्रग स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें मेनली देख सकते हैं कि प्रोलिन रिंग होती है। कैप्टोप्रिल है जिसमें प्रोलिन रिंग प्रेजेंट है, लिस्नोप्रिल में है, एनालाप्रिल में है, ठीक है। इन सब में प्रोलिन है। ये सब की अलग अलग क्लासेस हैं, इनको केमिकली डिवाइड किया गया है उनके केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उनका मेन न्यूक्लियस है उसके बेसिस पे। क्विनालाप्रिल हाइड्रोक्लोराइड। उसके बाद हम बात करते हैं एसएआर की। एसएआर की हम बात करते हैं तो एसएआर में क्या है कि जो ग्रुप दैट बाइंड्स टू जिंक प्लस टू आयन, वो क्या है, वो एसेंशियल होता है फॉर द
मतलब जिंक जो ग्रुप लगा है वो एसेंशियल है स्टेबलाइजेशन के लिए। फिर बात कर सबसे पहले हम सल्फर हाइड्राइल ग्रुप लीड्स टू शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अगर सल्फर हाइड्राइल ग्रुप है तो क्या होता है, उसके कारण क्या होता है, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो जाता है। मिथाइल ग्रुप रिजेंबल्स साइड चेन ऑफ एलेनिन। इसमें जो मिथाइल ग्रुप लगा है वो उसकी जो स्ट्रक्चर है, वो जो जो उसकी स्ट्रक्चर है वो क्या है, मतलब एलेनिन जो है उसकी जैसे दिखती है। फिर जो एन रिंग लगी है एनहेंस द पोटेंसी ऑफ द कंपाउंड। जो एन रिंग है वो क्या करती है, वहां पे अगर सब्स्टिट्यूशन होगा तो तो क्या करेगी, वो वहां पे पोटेंसी एनहेंस हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। एन ब्यूटाइलामीन इन डी कार्बोक्सिलेट कंटेनिंग कंपाउंड्स ओरली एक्टिव। अगर एन ब्यूटाइलामीन है वो भी डाई कार्बोक्सिलेट जो है, अगर वो है, वो कंपाउंड अगर ऐड है तो क्या होगा, वो ओरली एक्टिव होगा, मतलब ये क्या होंगे, ओरली एक्टिव कंपाउंड होंगे। फिर हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक क्या है, एसेंशियल फॉर स्टेबलाइजेशन है, कि वो स्टेबल करता है रिंग को। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दे inhibit ACE which is involved in the conversion of angiotensin first to angiotensin second। ये क्या, जो AC इनिबिटर्स होते हैं वो क्या करता है, एंजियोटेंसिन जो फर्स्ट एंजाइम होता है उसको एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होने से इनिबिट कर देता है। वो इनिबिट करेगा तो वो हाई बीपी कम हो जाता है। विच इज पोटेंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर। ये क्या है, एक पोटेंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है। उसके बाद है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे पहले हम नॉर्मल उसका मैकेनिज्म देखेंगे। एंजियोटेंसी एंजियोटेंसी एंजियोटेंसिनोजन से फर्स्ट वो कन्वर्ट हो रहा है रेनिन से। फिर उसके बाद एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट जो है एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है, वो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से। फिर जो एंजियोटेंसिन सेकंड है वो जो है वो ब्लड वेसल्स और एल्डोस्टेरोन और कार्डियक हाइपरट्रॉफी उस पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो क्या है, अगर ब्लड वेसल्स पे है तो ब्लड वेसल्स पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, जो पीआर है, जो पल्स रेट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और उससे बीपी, और एल्डोस्टेरोन है तो सोडियम वाटर का रिटेंशन हो जाएगा, और क्या होगा, बीपी इंक्रीज हो जाएगी। नॉर्मल फिजियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद कार्डियक हाइपरट्रॉफी में क्या होगा, थिकनिंग हर्ट मसल्स हो जाएगी, या डिक्रीज इन साइज ऑफ हर्ट चैम्बर हो जाएगा। जो एसी इनिबिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंजियोटेंसिनोजन जो फर्स्ट है उसको एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में जो कन्वर्ट करता है एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो एसी ही होता है, उसको क्या कर देते हैं, ये इनिबिट कर देते हैं। इनिबिट करने से क्या होता है, बीपी मतलब डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये इसकी नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। हमें ज़्यादातर यही याद रखना है कि जो एसी इनिबिटर्स होते हैं, जो एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं तो आगे की प्रोसेस नहीं होती है। उसके बाद हम बात करते हैं यूजेस। इसके यूजेस क्या है, फर्स्ट चॉइस इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, कि मतलब इनको मतलब फर्स्ट चॉइस होती है कि अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है तो फर्स्ट चॉइस होगी हाइपरटेंशन की। इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में भी इसको यूज किया जाता है। इन डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी इसको यूज किया जाता है। इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है उसमें भी इसको यूज किया जाता है। फिर हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट की। एडवर्स इफेक्ट जो है वो ड्राई कफ इसमें होता है। इसमें ये क्या करता है, ये परसिस्ट करता है ड्राई कफ। और इसका क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो एसी इनिबिटर्स होते हैं उनका मेनली जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या होता है, स्किन रैशेस होते हैं या फीटल टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमने आज पढ़ा है एसीई इनिबिटर्स। एसी इनिबिटर्स में हमने देखा उसका एसआर, उसकी स्ट्रक्चर्स, उसकी क्लासिफिकेशन, और इसके यूजेस हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूजेस हैं एडवर्स इफेक्ट। इजी टॉपिक है। और मेनली हम क्या करते हैं, ये जो ड्रग्स होती हैं, जैसे मतलब जो एसी इनिबिटर्स जो ड्रग्स होती हैं मेनली प्रिस्क्राइब ड्रग्स होती हैं,
मतलब जिस पेशेंट को अगर है, अगर हाई बीपी है, तो मेनली अगर कहीं पे हम देखते हैं कि ज़्यादातर ये ड्रग्स क्या होती हैं, प्रिस्क्राइब की जाती हैं। ठीक है, ये एडवर्स इफेक्ट उनकी यूजेस है। आई होप आपको सब समझ आया हो। थैंक यू।